मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर पहले पटना पहुंचे हैं, जहां वो राज्यपाल और साथ में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। तो इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो अपने पार्टी पदाधिकारियों से तो मुलाकात करेंगे, उनके अलावा राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिलने का कार्यक्रम है। दरअसल जनकपुर गए थे नेपाल के, जहां राम सीता स्वयंवर पंचमी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और जनकपुर से सीधे पटना पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो जनकपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके बाद सीधे पटना पहुंचे हैं, जहां अपने पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात के साथ साथ नीतीश कुमार और साथ में राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिजम पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ पटना से। तो ब्रिजम, जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं यहाँ आज? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से मिनट टू मिनट की यदि बात करें तो 5:15 बजे के लगभग वो पटना एयरपोर्ट पर मिले। वहाँ उनके स्वागत के लिए तमाम जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, नंदकिशोर यादव से लेकर विजय सिन्हा और तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो यहाँ शामिल हुए उनके स्वागत में। इसके अलावा वो तुरंत ही राजभवन के लिए निकले। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन से उन्होंने मुलाकात की और अभी थोड़ी देर पहले वो पारस के लिए निकले। पारस यहाँ का हॉस्पिटल है जहाँ हरि नारायणानंद स्वामी भर्ती हैं, वहाँ उनका इलाज चल रहा है, वहाँ उनसे मिलेंगे। ये भारत साधु समाज के महामंत्री हैं और आपको बता दें कि ये तमाम जो बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता लगातार बिहार दौरा या पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, वो जो बड़े ऋषि महंत हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनसे मुलाकात का ये दौर चल रहा है और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी थोड़ी ही देर के बाद यहाँ महावीर मंदिर जहाँ हम मौजूद हैं वो पहुँचने वाले हैं। 7 बजे का लगभग समय मुकर्रर किया गया है उनको यहाँ पहुँचने का। और आपको बता दें, मैं तस्वीरों के साथ दिखाना चाहता हूँ। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ जो महावीर मंदिर है, यहाँ का स्थापित ये महावीर मंदिर है और यहाँ के लोगों की आस्था यहाँ महावीर मंदिर में बसी है, रची है। तो पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे, इसके बाद सीएम नीतीश कुमार के यहाँ मिलने जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी और संभवतः वहाँ उनका डिनर होगा, यानी कि रात का भोजन सीएम नीतीश कुमार के आवास पर होगा। और आपको बता दें उसके बाद उनका जो रात्रि विश्राम है वो राजभवन यानी कि लालजी टंडन के आवास, राजभवन यानी कि राज्यपाल जहाँ रहते हैं वहाँ वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो कुल मिलाकर आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं, राजनीतिक मायने तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो धर्म गुरुओं से मिलने का जो सिलसिला है आरएसएस, पिछली बार आपको बता दें प्रीति कि पिछली बार जब यहाँ मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने तकरीबन 4 से 5 ऐसे धर्म गुरु थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की थी। यहाँ आकर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की थी। जीआर स्वामी जैसे यहाँ के धर्म गुरु हैं उनसे मुलाकात की थी। हंसदेव राहा बाबा उनसे मुलाकात की थी। प्रपन्नानंद स्वामी उनसे मुलाकात की थी। तो जब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो इसी सिलसिले में तमाम धर्म गुरुओं से वो मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। किस तरह से बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक एक यात्रा तो कहा ही जा सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। प्रीति जी बिल्कुल। तो ब्रिजम, यहाँ पर सारे जो दौरा काफी छोटा है लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश है। जिस तरह से आपने कहा साधु संतों से मुलाकात है, फिर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात है, राज्यपाल से भी मुलाकात है, तो धार्मिक और राजनीतिक दोनों तौर पर इस दौरे को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ब्रिजम हमारे सहयोगी पटना से सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां महावीर मंदिर में थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है, तो वहां की तैयारियां कैसी हैं, लोगों की भीड़ कितनी जुटी है, वो सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे पटना से।
और रायबरेली से खबर है जहां रेल कोच फैक्ट्री में भीषण आग लगी और ये आग वेल्डिंग के दौरान लगी और उससे भी खास बात यह है कि यहां सीएम और पीएम को आना है, उससे पहले यहां ये भीषण हादसा हुआ है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आने वाले हैं जो इस पूरे रेल कोच फैक्ट्री का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले 3 टियर कोच में भीषण आग लग गई और जो भी साधन वहां पर मौजूद थे आग बुझाने के, वो इस आग पर काबू नहीं पा पाए। तो देख सकते हैं आप तस्वीरें कि इतनी जबरदस्त आग यहां पर लगी कि काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद बाहर से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। तो रेल कोच फैक्ट्री के दौरे पर 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उनकी दौरे की तैयारियां कैसी, इसका जायजा लेने के लिए कल मुख्यमंत्री यहां आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज ही इस हादसे ने फैक्ट्री के अंदर की सुरक्षा तैयारियों की और खामियों की पोल खोलकर रख दी है। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो मोहन, जरा बताएं यहाँ पर हादसा कैसे हुआ और कितनी खामियां यहाँ पर थी फैक्ट्री के अंदर, वो सब खुलकर सामने आ गई। जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि रेल कोच में ये जो कोच नंबर है 1083 3 टियर का कोच है और इसको इसमें जो है ये फर्निशिंग शॉप में इसमें ये कोच रखा हुआ, जहाँ से फर्निशिंग, जहाँ पे सारे काम होने के बाद फाइनल फर्निशिंग के लिए कोच आता है, वहाँ पे ये आग लगी। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस समय ये आग लगी है, अभी परसों ही कमिश्नर अतुल गर्ग और आईजी जो है इस फर्निशिंग शॉप का निरीक्षण करके गए थे और देख के गए थे कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे पीएम को और सीएम को विजिट कराएगा रेल कोच, और वहां पे इस तरीके से आग लगी। तो कहीं न कहीं जो रेल कोच के भीतर की जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो आग से निपटने की जो व्यवस्था है, वो कहीं पे दिखाई नहीं दी आज। क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि गैस सिलेंडर लाओ, आग बुझाओ, तो गैस सिलेंडर नहीं मौके पर मिले, जिसके बाद जो है दमकल को बुलाना पड़ा, उसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया। और जिस तरीके से जो रेल कोच का जो रवैया है, अभी जब हमने उस घटना के बाद काफी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो सबने कहा कि अब सर हम मीटिंग में बिजी हैं, पीएम की विजिट को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, कोई इस मुद्दे पर जानकारी देने को नहीं तैयार है। सब पीएम और सीएम का नाम लेकर अपनी लापरवाही। साफ है कि यहाँ पर जब सीएम और पीएम के दौरे की बात कहकर इस तरह की तैयारी यहाँ पर की जा रही थी, तो बाकी समय में आम दिनों में कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर रहती होगी, कहीं ना कहीं उसकी पोल यहाँ जरूर खुल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन कृष्ण आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 16 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, उससे पहले कल खुद मुख्यमंत्री यहाँ जायजा लेने जाने वाले थे, लेकिन यहाँ संसाधनों की इतनी कमी थी कि जब आग लगी वहां जो भी उपकरण मौजूद थे वो आग पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे और इसके बाद फिर बाहर से दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। तो 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल दिल्ली में सभी राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है और बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक होगी और इस बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों को संगठन की रिपोर्ट के साथ बुलाया गया है। बैठक में चुनाव परिणामों के साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस बैठक के बाद 12 और 13 जनवरी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी पार्टी ने बुलाई है। तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय परिषद के बाद ही पार्टी आधिकारिक तौर पर लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू करेगी। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हमारे साथ। तो अनूप, कल नतीजे आए उसके बाद तुरंत ये बैठक बुला ली गई है। देखिए, केवल 4 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, ऐसे में ये जो कल परिणाम सामने आए हैं वाकई चिंताजनक है, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर यही माहौल रहा तो बीजेपी को सत्ता से गंवाना पड़ेगा, हाथ गंवाना पड़ेगा। और यही वजह है कि अमित शाह ने तत्परता दिखाई है। तत्काल प्रभाव से उन्होंने बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनकी बैठक कल बुलाई है, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, इंचार्ज होंगे, इलेक्शन इंचार्ज होंगे, तमाम पदाधिकारी उस बैठक में होंगे। एक समीक्षा पहले सेशन में समीक्षा की जाएगी कि संगठन किस तरह से कामकाज कर रहा है, कितना सफलता लोगों को लगी है। इसके अलावा एक रोडमैप सभी को दिया जाएगा कि कैसे आगे तैयारियों को आगे ले जाना है। तो इन तमाम मसलों को लेकर कल पदाधिकारियों की बैठक
बिल्कुल, तो जो संगठन की रिपोर्ट मांगी है अनूप, तो कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे कि कहां खामी है, कहां और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका। तो लोकसभा चुनाव आने हैं, तो ऐसे में इन 5 राज्यों के नतीजों को हल्के में कतई नहीं ले सकती है बीजेपी। और खबर कानपुर से है, जहां दबंगों को दलितों का शिव मंदिर में प्रवेश करना इतना बुरा लगा कि उन्होंने उनको मंदिर में ही कैद कर दिया, जिसके बाद यहां काफी हड़कंप मच गया। शिव की पूजा से महरूम है दलित, दबंग ने किया दलितों को पीड़ित, शिव की आराधना से दलित हुए वंचित। एक साथ झुंड में एक जगह जमा हुए बुजुर्ग, नौजवान और गांव के लोग कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा का हक मांग रहे हैं। ये सभी लोग कानपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर नरवल तहसील के सर्वांगपुर गांव के निवासी हैं, जिन्हें एक गांव के दबंग ने मंदिर में पूजा करने से रोक दिया है। और एक धर्मशाला, एक पंचायत भवन था, एक ही शिव मंदिर है। दलितों को इन्होंने बुरी गाज से गालियां देते हैं। दलितों के बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। पुनः ये 3 साल से बराबर दरवाजा बंद रहता है। केवल हम लोग पूजा करने आते तो कहले तुम लोग बिल्कुल अछूत हो, मांस मदिरा दुनिया का अवैध कार्य करते हो। सर, ये गेट बना है और शादी विवाह में जो पूजा होती है तो इस गेट के बाहर सड़क में ये आरसीसी बनी, 70 साल के आसपास पुराना। कितनी आबादी होगी गांव की यहाँ पूजा करने नहीं आ पा रही? कितनी आबादी होगी इसमें? करीब 350-400 के आसपास आबादी है। हाँ, 600 मान लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आसपास के गांव के आसपास कोई मंदिर बना हुआ है? नहीं, यहाँ तो साहब कोई मंदिर नहीं है, यही एक मंदिर है। और यहाँ पर ताला डल जाता है? हाँ, इसमें परमानेंट आपको ताला मिलेगा, किसी भी टाइम आप आ जाइए, परमानेंट ताला। कौन है जिन्होंने हमारा मनाई 20 साल तक पूजा करता है। हाँ। अब 20 साल तक पताता है। हाँ। और जब ते ताला डालन तब ते पूजा नहीं आए और न पताओ। अच्छा, पूजा करने आती हो तो क्या कहते हैं? हम मारते हैं। वो हमारे मनाई का पूजा नहीं की, जब तक 20 साल तक पतावत है। दबंग ने पूरे मंदिर परिसर पर कब्जा करके मंदिर के साथ बाउंड्री वाले गेट में ताला जड़ दिया है। मंदिर परिसर में ही निजी स्कूल चलाता है और ग्रामीणों को पूजा करने से रोकता है। ग्रामीण गेट के बाहर पूजा करने को मजबूर हैं। दबंग युवक के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि स्थानीय अधिकारी भी ग्रामीणों की गुहार पर ध्यान नहीं देते हैं। अब ये तो समस्या है उनकी, ये दबंग लोग हैं, क्यों नहीं पूजा करने से ताला लगा रहता है। आप शिकायत करेंगे किसी अधिकारी से इसकी? हाँ, हमने आज के 15 नहीं 25 दिन पहले शिकायत की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। किसको शिकायत की थी? एसडीएम साहब को। कोई जान इसकी कोई ये नहीं हुआ कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और आज तक कोई फैसला नहीं निकल पाया। दबंग युवक ने दलितों को अछूत बताते हुए मंदिर में जाने पर रोक लगा दी है। कानपुर की नरवल तहसील में एक गांव पड़ता है। ये वो गांव है जहां पर ये लोग हैं। एक मंदिर यहां बना हुआ है 70 साल पुराना, जहां पर पिछले 4 सालों से एक दबंग युवक ने यहां पर गेट पर ताला डाल दिया और ये लोग ऐसे ही जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं। और इनका आरोप है कि वो युवक जिसका ये जो पूरे प्रांगण में कब्जा किया हुआ है, उसका कहना है कि आप दलित हैं तो यहाँ पर पूजा नहीं कर सकते हैं। ये पूरे गांव के लोग, करीब 600 की आबादी का ये गांव है, जो कि वहां पर गेट है। आपको मैं कहूंगा कि ये गेट है, उस गेट की तरफ दिखाएं कि इस गेट के बाहर जहां पर कुछ लोग झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ गेट के बाहर अगरबत्ती लगा करके, धूप बत्ती जलाकर किसी तरह भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मंगल कामना मांगते हैं। वहीं ये जो दबंग युवक है वो इतना दबंग है, इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने से डरता है। और इस पूरे मामले पर जब हमने जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। अब इंतजार है कि कब आखिर जाकर के मंदिर का ताला खुलेगा और लोग यहाँ पर पूजन पाठ कर सकेंगे। सौरभ मिश्रा, न्यूज 18 कानपुर। और सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, बेहद शर्मनाक की खबर है, तो जब आपकी रिपोर्ट देख रहे थे तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? अब जबकि काफी समय हो गया, कुछ हलचल हुई है प्रशासन में? चलिए हम कोशिश करेंगे फिर संपर्क करने की। तो जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर की है, जहां कुछ दलित शिव मंदिर में जब पूजा करने पहुंचे तो दबंगों को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने इन लोगों को मंदिर में ही कैद कर दिया। वो नाराज थे इस बात से कि ये लोग शिव मंदिर में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। तो प्रशासन से भी कोशिश की गई, बातचीत की, लेकिन दबंग यहाँ पर इतना ज्यादा प्रभाव रखता है कि फिलहाल प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रहा है। सौरभ जुड़ गए। सौरभ, क्या कोई हरकत हुई है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? देखिए, अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है वो इस पूरे मामले पर अभी शांत बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ये मामला एसडीएम स्तर का है, क्योंकि ग्राम समाज की जमीन पर ये कब्जे की पूरी कार्रवाई की गई है।
ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से दबंगों ने यहाँ कब्जा किया हुआ है। और जो पीड़ित ग्रामीण है अभी भी न्याय के आस लगाए हुए हैं, वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें इस बात की आस है शायद उनकी सुनवाई हो जाए, लेकिन फिलहाल उनकी कोई सुनवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। प्रीति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन बेहद शर्मनाक ही खबर है। पहले तो एक दबंग ने इन लोगों को रोका है जाति के आधार पर, उसकी बड़ी बात यह है कि प्रशासन भी दबंग के आगे नतमस्तक है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि मामला 2016 का है। चक्राता के भद्रौली में आरोपी अजहर ने एक नाबालिग से दुष्कर्म किया, उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और वारदात को छिपाने के लिए शव को पेड़ पर लटका दिया ताकि पूरा मामला खुदकुशी का नजर आए। अदालत ने इसे जघन्यतम अपराध माना है और कड़ी सजा सुनाई है। हत्या और षड्यंत्र के लिए फांसी की सजा, दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा और साथ में 70,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। इनमें से 50,000 रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। पीड़ित परिवार ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जाहिर किया है। अवनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अवनीश, ये काफी शर्मनाक मामला था और जो ये फैसला आया है वाकई में नजीर माना जाएगा इसे? प्रीति, बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला था और 2016 का ये मामला है जब चक्राता के भद्रौली में जो वहां का स्थानीय युवक था मोहम्मद अजहर, उसके द्वारा नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की और हत्या के बाद उस सीन को पूरा बदलने के लिए कि ये लगे कि बच्ची ने सुसाइड किया है, उसे जंगल में एक पेड़ से लटका दिया था। हालांकि जब पुलिस ने पूरी तफ्तीश की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस बात की उसमें पुष्टि हो चुकी थी कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और जो डीएनए रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये पुष्टि हो चुकी थी कि यही वो शख्स था अजहर जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। हालांकि इस पूरे मामले के बाद 10 तारीख को आरोपी अजहर के ऊपर आरोप सिद्ध कर दिए गए थे और आज जो पॉक्सो कोर्ट है उन्होंने इसमें फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जो दुष्कर्म का जो मामला था उस पर आजीवन का कारावास दिया है। हालांकि जब ये फैसला सुनाया गया तो साफ तौर पे जो जज हैं उन्होंने भी इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण माना और इसी वजह से, क्योंकि अभी हाल ही में पॉक्सो के मामलों में संशोधन, जो पॉक्सो के जो नियम हुए हैं उसमें संशोधन हुआ है, उसके बावजूद जो बच्चों के साथ जो अपराध के मामले हैं उसमें कोई कमी नहीं आ रही है और ये सीधे तौर पर जो दरिंदे हैं उन्हें संदेश देने के लिए ये फांसी की सजा दी गई है ताकि आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनके साथ अपराध के जो मामले हैं उनमें कमी गई है। वाकई में कहीं ना कहीं जो मामले उत्तराखंड में इस तरह के बढ़े हैं पिछले कुछ समय से, तो उन पर लगाम जरूर लगेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और आज रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी है, जिसके चलते उनके घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इससे पहले प्री वेडिंग सेलिब्रेशन भी हमने आपको दिखाया था जो उदयपुर में हुआ था और इसके बाद आज शादी समारोह की तैयारियां भी काफी जोर शोर से चल रही हैं। तो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को दुल्हन की तरह सजाया गया है और आपको बता दें कि फूलों से और लाइटों से सजावट की गई है। ईशा अंबानी आज इसी घर में आनंद पीरामल के साथ 7 फेरे लेंगी। शादी के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। बारातियों के साथ साथ अंबानी परिवार के मेहमान भी एंटीलिया पहुंचने लगे हैं। तो ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं, देखिए फिल्म जगत से जुड़ी जानी मानी हस्तियां भी यहां पहुंच रही हैं। दुल्हन ईशा के भाई अनंत और आकाश अंबानी भी घोड़े पर सवार होकर एंटीलिया के बाहर नजर आए हैं। वहीं मुकेश अंबानी भी मेहमानों का स्वागत करते दिखे हैं। तो इसी खबर के साथ न्यूज रूम से आज बस इतना ही।